जय हिंद दोस्तों, विजय क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट रूल है वो क्या बोल रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या हमारा फर्स्ट रूल, एक सेकेंड रुकना सिर्फ यहाँ पे मैं पेन को ले लूँ। हाँ, तो देखो whenever two subjects are connected by as well as together with along with in addition to like unlike, है ना। जब भी आपको देख रहे हो, आप यहाँ पे सामने देख पा रहे हो कि जब भी आपको इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे सेंटेंस में, यानी कि दो सब्जेक्ट्स, देखो पहला मेरा ए सब्जेक्ट है और बी सब्जेक्ट है और इनके बीच में मैं ना एज वेल एज लगा रहा हूँ, ठीक है, टूगेदर विद लगा रहा हूँ, यानी कि आपको जो भी आपको ऊपर वर्ड दिख रहे हैं ना, अगर आपको ये वर्ड दिख रहे हैं तो आपका जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, आपके फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स लेकर हम इनको समझते हैं कि एग्जांपल किस तरह से हमें दिखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको इरेज कर लेते हैं। चलो देखो यहाँ पे मैं फर्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? द साइंटिस्ट along with her colleagues the scientist along with her colleagues। अब देखो यहाँ पे क्या क्या मैंने सब्जेक्ट लिखे हैं। मैंने फर्स्ट सब्जेक्ट लिखा द साइंटिस्ट और दूसरा सब्जेक्ट लिखा मैंने कलीग्स। अब हमें जो भी वर्ब का यूज करना है, देखो यहाँ पे हमने साथ में along with यूज करा हुआ, तो आगे जो भी वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, वो हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा कौन है? द साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट जो है एक सिंगुलर है, तो वर्ब भी जो आएगी वो वर्ब कैसे आएगी? वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अब ना बच्चों में कंफ्यूजन रहती है कि वर्ब हमने सिंगुलर पहचाननी कैसे है। देखो इज, एम वगैरह, हैज वगैरह, इनको पहचानने में तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन वर्ड्स ऐसे होते हैं, इंजॉय, है ना, जिस तरह से ऐसे वर्ड्स होते हैं, तो इनको कैसे पहचानना है। तो देखो थोड़ी सी कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं कि नाउन हमें जब भी नाउन के साथ क्या लगा होता है? एस लगा होता है, तो नाउन हमारा क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। सही बात है, जब भी नाउन के साथ एस लगा होगा तो नाउन हमारा प्लूरल बन जाएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें यहाँ पर, तो नाउन की हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं? बॉयज, गर्ल्स, है ना, तो ये सब एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये नाउन हमारा जो प्लूरल है। लेकिन इसी तरह से अगर हमने क्या यूज करना है? वर्ब को देखना है, तो वर्ब क्या होगी? वर्ब के साथ जब एस लगा होगा, वर्ब के साथ जब एस लगा होगा तो वो सिंगुलर होगी, और वर्ब के साथ जब एस नहीं लगा होगा तो वो क्या होगी? प्लूरल होगी। ठीक है ना। जैसे अगर मैं बोलूं रन्स और रन, रन्स और रन, इन दोनों में कौन प्लूरल है कौन सिंगुलर? तो मैं कहूंगा जिसके साथ एस लगा वो सिंगुलर है और जिसके साथ एस नहीं लगा वो प्लूरल है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे आपने वर्ब को पहचानना है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। चलो अभी इरेज करते हैं इसको और अपना सेंटेंस वापस से लिखते हैं यहाँ पे कि हम क्या लिख रहे थे। तो लिखो, एक सेकेंड रुकना, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर इरेज हो चुका है हमारा तकरीबन। तो हाँ, हम क्या लिख रहे थे? द साइंटिस्ट अलोंग विद हर कलीग्स हैज मेड, क्या लिख रहे हैं? हैज मेड सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? आई होप आपको ये समझ में आएगा ये वाला फर्स्ट रूल कि जब भी आपको, देखो यहाँ पे अलोंग विद की जगह मैं कुछ भी लिख सकता था, एज वेल एज लिख सकता था, टूगेदर विद लिख सकता था, विद, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, है ना, जो भी आपको ये वर्ड्स दिख रहे हैं मैं कोई भी वर्ड्स यहाँ पे लिख सकता था। तो आपने क्या देखना था कि अगर आपको ऐसा वर्ड दिख रहा है तो आपका जो वर्ब आएगा वो इसके हिसाब से नहीं आएगा, वो किसके हिसाब से आएगा? जो फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पे हैज लिखेंगे ना कि हैव लिखेंगे हम। ठीक है, चलो और एग्जांपल लिखते हैं और समझते हैं कि आखिर कैसे हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। देखो एक सेंटेंस और लिख दो, द फैमिली along with their pets enjoys weekend हॉलीडेज, या फिर आउटिंग्स लिख सकते हैं, कुछ भी लिखे ना, वीकेंड आउटिंग्स।
तो देखो यहाँ पे अब क्या लिखा हमने, द फैमिली अलोंग विद लिखा, किसके अकॉर्डिंग आएगा, द फैमिली के अकॉर्डिंग आएगा, है ना। तो देयर पेट्स लिखा हुआ है, तो मेरे को बताओ यहाँ पे द फैमिली मतलब सिंगुलर नाउन है ना। सिंगुलर नाउन है तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी, क्योंकि हमेशा जो हमारी वर्ब आती है वो हमारे किसके अकॉर्डिंग आती है, वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो सब्जेक्ट कौन था, द फैमिली थी, पेट्स नहीं थे। पेट्स सिंगुलर वर्ड नहीं है, प्लूरल वर्ड है, लेकिन पेट्स के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, किसके अकॉर्डिंग आएगा, द फैमिली के अकॉर्डिंग आएगा। तो हमें यहाँ पे इंजॉयस लिखा। अब ये इंजॉयस क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि सिंगुलर है, फर्स्ट फॉर्म था ये लेकिन सिंगुलर है ना। क्या बताया मैंने अभी कि जब वर्ब के साथ एस लगा होता है तो वो कैसी वर्ब होती है, वो सिंगुलर वर्ब होती है। आई होप आपको ये कंसेप्ट, आपको फर्स्ट रूल आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना, क्लियर हुआ, बिल्कुल। आगे बढ़े सेकंड रूल की तरफ। अब देखो सेकंड रूल हमारा क्या कहता है, सेकंड रूल कह रहा है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में देखो क्या क्या ये कंफ्यूजिंग वर्ड रहते हैं कि सिंस किसके साथ आता है, फॉर किसके साथ आता है। तो यहाँ पे हमें देखो लिखा हुआ है कि सिंस जो है किसके लिए आता है, पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, अगर मैं बात करूं कि पॉइंट ऑफ टाइम जो है ये क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ टाइम हम ये कह सकते हैं कि हमें ना पर्टिकुलर टाइम दे रखा है, मेंशन कर रखा है कि कब से हमने ये काम करना शुरू करा। जैसे सिंस क्या बोल सकता हूं मैं, 2001, है ना, सिंस नवंबर, आ रहा है समझ। सिंस कुछ भी हम लिख सकते हैं कि जब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, समझ में आ रही है ना। सिंस नवंबर, सिंस 6 o'clock, है ना, इस तरह से जब हमें दे रखा है सिंस मंडे, इस तरह के वर्ड्स अगर हमें दिखेंगे तो हम क्या कहेंगे, वहां पे पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है तो हम सिंस का यूज करेंगे। फॉर का यूज हम किसके लिए करेंगे, फॉर का यूज हम करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि 2 years, है ना, 5 years, 3 months। अब हमें नहीं पता कि कौन से ईयर्स की बात कर रहा है, कि कौन से महीने की बात कर रहा है ना, हमें नहीं पता। तो हम यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम के लिए मतलब फॉर का यूज करेंगे, और जब हमें पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है तो हम वहां पे सिंस का यूज करेंगे। और साथ में आपको क्या ध्यान में देना है कि यहाँ पे लिखो, एक और चीज लिखी हुई है कि परफेक्ट टेंस या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही हम यूज कर सकते हैं सिंस या फॉर से पहले। मतलब सिंस के पहले अगर कोई हमने सेंटेंस लिखना है तो वो हमेशा या तो परफेक्ट में आएगा या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा, आपको इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये गलतियां कभी नहीं करनी है। तो सिंस के पहले अगर आपको कोई ब्लैंक दे रखी है तो वहां पे आपने हैज का यूज करना कि हैज बीन का यूज करना, हैड का यूज करना कि हैड बीन का यूज करना। ये आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा। लेकिन इतना है कि वहां पे हम कंटिन्यूअस या फिर सिंपल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बड़े अगले पहले एग्जांपल्स थोड़ी सी देख लेते हैं कि एग्जांपल्स हमें किस तरह से दिखेंगे यहाँ पे। तो देखो क्या बोल सकते हैं, आई हैव बीन वर्किंग हियर डैश 2010। तो बताओ यहाँ पे इस डैश में क्या आएगा, देखो 2010 लिखा हुआ है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है आपको यहाँ पे, तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सिंस, क्या आएगा, सिंस आएगा, क्लियर। अगर मैं यहीं पे इसको हटा के क्या लिख देता, इसको हटा के मैं लिख देता आई हैव बीन वर्किंग हियर डैश 2 years, क्या लिख देता मैं यहाँ पे 2 years लिख देता, तो मेरे को ये पॉइंट ऑफ टाइम पता था। मेरे को नहीं पता कि मैं कौन से 2 साल से काम कर रहा हूं, तब मैं इस केस के लिए क्या यूज करता, मैं इस केस के लिए फॉर का यूज करता। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलो अगले टॉपिक, अगले कंसेप्ट के ऊपर बढ़ते हैं। थर्ड रूल हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे, When 2 actions are in past, then the action happened before should be in past perfect tense। मतलब क्या बोल रहा है, मैं इसको एग्जांपल लिखता हूं, आपको उस एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखो फर्स्ट एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, by the time they arrived, क्या लिख रहा हूं, by the time they arrived the party had already started, the party had already started। अब यहां पे देखो आपको ये पहचानना है कि कौन सा इवेंट पहले घटा है, कौन सा इवेंट बाद में घटा है। तो मेरे को बताओ क्या लिखा हुआ है, by the time they arrived the party had already started।
तो मेरे को बताओ, पहले पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी ना, फिर वो आए ना, तो पहले हमारा जो इवेंट था वो कौन सा था, ये वाला इवेंट था। तो इसलिए हमने यहाँ पे देखो हैड का यूज करा है। तो यानी कि ये वाला सेंटेंस जो नीचे वाला जो बाद में पहले हो चुका था वो किसमें आया, ये आया पास्ट परफेक्ट में। किसमें आया, ये आया पास्ट परफेक्ट में। और जो ऊपर वाला था बाय द टाइम दे अराइव्ड, जो उसके बाद में घटा, ये हमने पास्ट सिंपल में रखा। ठीक है, समझ में आया ना। आई होप आपको ये वाली कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। क्या कह रहा था, सब देखो लाइन पढ़ते हैं। कह रहा कि व्हेन टू एक्शंस आर इन पास्ट देन द एक्शन हैपेंड बिफोर। जो एक्शन पहले हो चुका था वो किस में रहेगा, पास्ट परफेक्ट में रहेगा, और एक्शन जो उसके बाद में होगा वो हमारा पास्ट सिंपल में होगा। ठीक है, समझ में आया ना। एक और एग्जांपल लिखते हैं। क्या लिख रहे हैं, आफ्टर शी हैड फिनिश्ड, after she had finished her work, she went for a walk. क्या लिखा हमने, she went for a walk। इस लाइन को समझना, after she had finished her work, पहले उसने अपना काम खत्म किया होगा, तो इसीलिए हमने had का यूज करा। यानी कि ये क्या बन गया, ये पास्ट परफेक्ट हमारा बन गया। और उसके बाद वो वर्क पे गई तो ये पास्ट सिंपल बन गया। आई होप आपको अब तो इस कंसेप्ट में या फिर इसमें कभी गलती नहीं करोगे, और आपको पता होगा फिलर में कहाँ पे आपने हैड लगाना है और कहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ आपकी थर्ड फॉर्म का यूज करना है। क्लियर है, बढ़े अगले। तो अब बिल्कुल, अब ये देखो फोर्थ रूल हमारा क्या कह रहा है। फोर्थ रूल हमारा कह रहा है कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय ना, वापस ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, और, नॉर, नीदर नॉर, इधर और, नॉट ओनली बट आल्सो। तो इन केसेस में हमने क्या करना है, वर्ब को नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है। मतलब देखो वापस से ये मेरा ए है, यहां पे मैं यूज कर रहा हूं नीदर, फिर मैंने, ठीक है ऐसे समझते हैं इसको। देखो नीदर ए नॉर बी, नीदर ए नॉर बी। तो यहाँ पे देखो, अब मैं अगर यहाँ पे अपनी वर्ब का यूज करने वाला हूँ, यहाँ पे वर्ब का यूज करूंगा, तो जैसा ये वर्ड होगा ना, जैसा ये जो नियरेस्ट वर्ड है यानी कि नियरेस्ट सब्जेक्ट, उसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी। अगर ये सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ठीक है, और अगर ये प्लूरल होगा तो हमारी वर्ब भी प्लूरल आएगी। क्लियर हुआ, समझ में आया ना कि क्या कहना चाह रहा है ये। और अगर हमारा वर्ब यहाँ पे यूज करूंगा यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाऊंगा, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, ये वाला नियरेस्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर हुआ ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ी एग्जांपल करते हैं, फिर आपको और क्लैरिटी होगी कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। तो कि देखो क्या लिख रहा हूं मैं, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, नीदर द टीचर, एक सेकेंड, नॉर द स्टूडेंट्स, क्या लिखा, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। तो मेरे को बताओ, अब मैं वर्ब को यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, तो वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी। ऑफ कोर्स अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि अब हमारा देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यानी कि नाउन हमारा जो है वो प्लूरल में है, तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। सही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर अवेयर ऑफ द सरप्राइज। क्या लिख दिया हमने, वर अवेयर ऑफ द सरप्राइज। क्लियर हुआ ना, समझ में आया ना क्या यूज करना है। जहां पे हमारा क्या होने वाला, जो नियरा सब्जेक्ट होगा, यानी कि जो हमने पीछे वर्ड पढ़े थे, पीछे कौन से वर्ड पढ़े थे, एज वेल एज, है ना, टूगेदर विद, है ना, इस तरह से जो हमने फर्स्ट रूल में अपने क्या पढ़े थे, इस तरह के वर्ड पढ़े थे। तो उसमें क्या हो रहा था कि पहले सब्जेक्ट को देखना पड़ रहा था। क्या देखना था, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आ रही थी। लेकिन इस केस में जहां पे नीदर नॉर इधर और वगैरह वर्ड्स होंगे, तो वहां पे जो नियरेस्ट हमारा वर्ब सब्जेक्ट होगा ना, वर्ब के नियरेस्ट में जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी वर्ब का यूज करना है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट भी, ये वाला रूल भी समझ में आया होगा। चलो अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा क्या बनता है, क्वेश्चंस में बहुत बार, मतलब कि एग्जाम्स में बहुत बारे क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं। जैसे यूज किसका, सम का और एनी का। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो ये सम वर्ड है, सम वर्ड हम जनरली किसके लिए यूज करते हैं, हम जनरली यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए। जबकि जो एनी है ये किसके लिए हम यूज करते हैं, या तो इंटरोगेटिव कोई सेंटेंस होगा या तो कोई नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब ये इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे क्वेश्चन जिसमें पूछे जाते हैं, और नेगेटिव जिसमें हम नॉट का यूज करते हैं।
ठीक, अब एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ी सी और यहाँ पे इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं, आई bought some fresh fruits from the market। क्या लिखा मैंने? I bought some fresh fruits from the market। तो यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव सेंटेंस था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पे, तो हमने क्या करा, पॉजिटिव सेंटेंस था, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं था, तो सम का यूज कर दिया। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे क्या पूछता, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाता, डू यू हैव डैश प्लान्स, डू यू हैव डैश प्लान्स फॉर द वीकेंड। तो मेरे को बताओ यहाँ पे सम आएगा कि एनी आएगा? तो आपको पता है कि यहाँ पे अब क्या आ चुका है, डू आ चुका है, मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो क्या आएगा, एनी का यूज हम करेंगे इस सेंटेंस में। क्या लिखा जाएगा, डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर द वीकेंड। और ऊपर क्या था, ऊपर जनरली पॉजिटिव स्टेटमेंट दी जा रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि आई बॉट सम फ्रेश फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट। ठीक है ना? आई होप आपको सम और एनी के बीच में कभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और कहाँ पे सम का यूज करना है, कहाँ पे एनी का यूज करना, आप यूज कर पाओगे। ठीक है, और देखो जहां पे जिस सेंटेंस में नॉट का यूज भी दिया होगा ना, जिसमें एग्जांपल बोल देता हूं, आप समझ जाना। ठीक है, आई कांट फाइंड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू पॉलिसी चेंजेस। तो कांट था, तो कांट है, यानी कि नॉट का यूज हुआ है, तो नेगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब कि क्या आएगा, एनी आएगा। ठीक है, चलो सिक्स्थ रूल देखो। सिक्स्थ रूल किसके ऊपर है, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। जब भी ऐसे वर्ड्स यहाँ पे यूज किए होंगे तो आपको सबसे पहली जो यहाँ पे बात आपको नोट करनी है कि ये सभी के सभी जो वर्ड्स हैं ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। अभी काउंटेबल नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है हमारा जो हम गिन सकते हैं। ठीक है, जिनको हम गिन सकते हैं। क्लियर हुआ? जिनको हम नहीं गिन सकते वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो चलो मतलब समझते हैं कि करके फ्यू का मतलब क्या होता है, अ फ्यू का मतलब क्या होता है, द फ्यू का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले देखो कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे इन सेंटेंसेस को, मतलब इन वर्ड्स को। तो जब भी फ्यू वर्ड दिखा होगा ना, तो फ्यू वर्ड का मतलब क्या, नॉट एट ऑल, मतलब कि बहुत ही कम है मेरे पास, मतलब ये एक नेगेटिव टोन दे रहा होता है। कैसी टोन दे रहा होता है, नेगेटिव टोन दे रहा होता है, मतलब कि यहाँ पे, मतलब कि हमारी वजह से हम बोल सकते हैं कि कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है ना? सेकंड, अ फ्यू क्या बोलता है, अ फ्यू बोलता है कि कुछ तो है लेकिन ज्यादा नहीं है ना? हमारी मतलब की वीडियोस कुछ लोग तो देखते हैं लेकिन ज्यादा लोग शेयर नहीं करते। सही बात है, ऐसा ही बिल्कुल। तो यही हमारा अ फ्यू है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द फ्यू। द फ्यू क्या बोलता है कि जितना है वो उतना ही अवेलेबल है। तो हम बोल सकते हैं कि अ फ्यू जो है ये पॉजिटिव टोन देता है, और द फ्यू क्या है, द फ्यू हमारा क्या बोलता है कि जितना है वो उतना ही है, न्यूट्रल। आया समझ में कि द फ्यू के लिए क्या एग्जांपल बोल सकता हूं कि मेरे पास क्या है, किस तरह से हम द फ्यू की एग्जांपल दे सकते हैं। द फ्यू की एग्जांपल हम इस तरह से दे सकते हैं कि कोई क्राइसिस हुआ तो जिन्होंने क्या करा, एक्शन लिया वो बच गए, जिन्होंने एक्शन नहीं लिया वो भाग गए, मतलब कि वो मर गए, एक तरह से हम कह सकते हैं। इसी तरह से जिन्होंने एग्जाम आने वाला है, अब जो जो पढ़ाई करेगा वो पास हो जाएगा, और जो जम के पढ़ाई नहीं करेगा वो फेल हो जाएगा। तो ये द फ्यू के लिए हो गया। आया ना समझ में? और एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले फ्यू की एग्जांपल लेते हैं। क्या आएगा सबसे पहले, वही बढ़िया से, फ्यू पीपल अंडरस्टैंड, क्या लिख दिया, फ्यू पीपल अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी। कौन सा जो सब्जेक्ट आपको कॉम्प्लेक्स लगता है, जब बताओ जल्दी से। फ्यू पीपल अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, है ना? न्यूक्लियर फिजिक्स की कॉम्प्लेक्सिटी को कितने लोग जानते हैं, फ्यू लोग, बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर, यानी कि क्या लिखेंगे, फ्यू लिखेंगे। ठीक है ना? क्लियर हुआ ना? इसी तरह से हम क्या बोल सकते हैं, एग्जांपल बोल देता हूं आपको। ठीक है, आप समझ आना कि अ फ्यू वहां पे क्यों आया, द फ्यू का वहां पे क्या है। तो अ फ्यू के लिए हम क्या बोल सकते हैं, ऑल्दो मोस्ट टिकट्स वर सोल्ड आउट। तो लिख ही देता हूं मैं यहाँ पे, क्या बोल रहा हूं, ऑल्दो most tickets were sold out, there were still a few available, there were still a few available for purchase at the entrance। ठीक है,
तो देखो ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आप मतलब कि क्या गए थे, मूवी देखने गए थे और आपको वापस निराश होकर जाना पड़ा। आज तो टिकट्स मतलब कि खत्म हो चुकी थी, बिक चुकी थी, लेकिन तभी भी एंट्रेंस में कुछ थी, यानी पॉजिटिव टोन आ रहा है, उम्मीद की किरण दिख रही है हमें कि कुछ तो थी वहां पे, तो इसलिए हमने अ फ्यू का यूज करा। ठीक है ना, समझ में आया ना। तो अगर वहां पे सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों के लिए टिकट होती तो यहाँ पे द फ्यू का यूज आता। क्या बोला मैंने कि अगर जितने सिर्फ कितने 10 ही टिकट्स हैं, 10 ही टिकट्स हैं, तो इसका मतलब कि 10 ही लोगों के लिए अब टिकट्स बची हुई हैं, तो वहां पे द फ्यू का यूज आएगा। क्लियर हुआ ना, समझ में आया ना, बिल्कुल। नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या बोल रहा है। ईदर ऑफ मीन्स का मतलब क्या था, देखो ईदर ऑफ क्या बोलता है, जब भी ईदर ऑफ सेंटेंस में यूज हुआ ना, तो ईदर ऑफ हमारा क्या बताता है कि दो लोगों में से किसी एक को सिलेक्ट कर रहा है। इसी तरह से नीदर ऑफ क्या कर रहा है कि दो लोग हैं उनमें से कोई भी नहीं है, दो लोगों में से कोई भी नहीं है। ईदर ऑफ क्या बताता है कि दो लोगों में से कोई तो है। ठीक है, या तो ये या तो ये। नीदर ऑफ क्या बोलता है कि दो लोगों में से कोई भी नहीं है। आ रहा है ना समझ में। ईदर ऑफ और नीदर ऑफ का क्या यूज है, सिर्फ ईदर ऑफ दो लोगों के लिए होता है, नीदर ऑफ भी दो लोगों के लिए होता है। क्लियर है, समझ में आया ना। एग्जाम्पल देखें इसकी थोड़ी सी। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें ईदर ऑफ की तो क्या लिख सकते हैं, शी इज वेलकम, शी इज वेलकम टू चूज either of the two options available। ठीक है, समझ में आया ना। तो देखो दो ऑप्शंस की बात हो रही थी तो हमने क्या यूज कर दिया, ईदर ऑफ का यूज कर दिया। और ध्यान में देना कि देखो अगर सिर्फ ईदर का यूज हुआ है तो ईदर हमारा क्या लेता है, सिंगुलर नाउन लेता है, लेकिन ईदर ऑफ होगा तो सिंगुलर प्लूरल नाउन आता है। तो देखो ऑप्शंस आ गए हमारे यहाँ पे। आगे रूल में आपको और बताऊंगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट रूल की तरफ। अब ये रूल देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, बिटवीन का। मेरे को लग रहा है कि एग्जाम VLW के एग्जाम में भी आया हुआ था ये वाला टॉपिक है। क्या बोलता है बिटवीन, देखो बिटवीन इज ऑलवेज फॉलोड बाय एंड। ठीक है, ध्यान में देना कि बिटवीन आ रहा ना अगर सेंटेंस में, क्या आ रहा है बिटवीन, तो बिटवीन ना हमेशा क्या लेगा, एंड लेगा। ठीक है, ये कभी भी टू नहीं लेगा। जैसे एग्जाम्पल हम अगर दें तो एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं यहाँ पे कि द कंपटीशन इज बिटवीन यू एंड मी। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा मैंने, बिटवीन लिखा, बिटवीन के साथ क्या लिखा, एंड लिखा। क्या लिखा, एंड लिखा। आया ना समझ में। इसी तरह से हम एक और सेंटेंस अगर लिखें जो एग्जाम में आया था इसी तरह का, क्या था, लेट्स शेड्यूल द मीटिंग बिटवीन 2-4 PM। अब बताओ मुझे यहां पे क्या आएगा, एंड का यूज करोगे कि टू का यूज करोगे। तो क्या यूज करेंगे हम, एंड का यूज करेंगे, टू का यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि बिटवीन किसको लेता है, बिटवीन एंड को लेता है। तो क्या लिखा जाएगा, लेट्स शेड्यूल द मीटिंग बिटवीन 2 AM यानी कि 2 PM एंड 4 PM। ठीक है, इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बनेगा। अब देखो बी पार्ट क्या कहा जा रहा है, बोथ एंड नॉट कैन नॉट बी यूज टूगेदर। मतलब एक सेंटेंस में मैं बोथ और नॉट कभी नहीं लिख सकता एक साथ। ठीक है, इस केस के लिए हम किसका यूज करते हैं, इस केस के लिए हम नीदर ऑफ का यूज करते हैं। क्लियर हुआ कि जब भी मुझे बोथ एंड नॉट लग रहा है सेंटेंस में तो वो गलत सेंटेंस है, हम उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे, नीदर ऑफ यूज करेंगे। देखो एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से हम बोथ का यूज नहीं कर सकते। तो क्या बोलूंगा मैं, बोथ है। ठीक है, बोथ स्टूडेंट्स डिड नॉट अंडरस्टैंड, both students did not understand the complex math problem, the complex math problem। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बोथ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डिड नॉट यानी कि नॉट का यूज हम नहीं कर सकते। तो इसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते थे, यहाँ पे हम यूज कर सकते थे कि नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स understood the complex math problem। ठीक है ना,
कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से हमने ये पहचानना है कि बोथ के साथ नॉट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्लियर हुआ? बिल्कुल। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं और ये क्या कह रहा है? कह रहा कि ईच एवरी एवरीवन समबडी नोबडी नीदर ईदर, ये जो वर्ड दिख रहे हैं ना ये हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सारे के सारे वर्ड सिंगुलर होते हैं और जनरली क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं, क्योंकि सिंगुलर नाउन क्या लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे। आ रहा है ना समझ में? क्लियर हो रहा है ना? जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, समबडी डैश नॉकिंग ऑन द डोर, तो मेरे को बताओ यहां पे क्या आएगा, ठीक है। और साथ में एक और लिख रहा हूं, यू कैन चूज ईदर ऑप्शन, ठीक है। समझ में आना? तो आपने ये जो सेंटेंस है ना समबडी, ये आपने क्या करना है? कमेंट में मेरे को बताना है कि यहां पे क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन दे देता हूं, इज आएगा कि और आर आएगा, ये आपने मुझे बताना है। मैंने आपको कुछ बताया अभी रूल में, तो आपने अपने हिसाब से अपने समझ से जो आपने सीखा उससे आपने बताना है कि यहाँ पे इज आएगा कि आर आएगा, ठीक है। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्या 10th रूल है। तो आज हम इतने ही रूल करेंगे, ठीक है। लास्ट रूल रहेगा आज का, तो कल वापिस हम नई वीडियो में आएंगे। तो चलो ये सीखते हैं पहले। तो क्या बोल रहे हैं? यूज ऑफ द प्रीपोजिशन विद वर्ड एंग्री, यानी कि जब भी आपको वर्ड एंग्री मिलेगा ना, एंग्री, तो ना इसका ना कुछ रूल है, ये आपने ध्यान में रखना है कि एंग्री अगर आप गुस्सा ना किसी पर्सन के ऊपर या किसी लिविंग थिंग के ऊपर हो तो उसके साथ आप विद का यूज करोगे, ठीक है। और अगर आप मतलब कि आप किसी एंग्री मतलब कि किसी के बिहेवियर को देख के हो, है ना, किसी के बिहेवियर को देख के हो या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग के ऊपर हो अगर आप एंग्री, तो वहां पे आप एड का यूज करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल लिखते हैं फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्या एग्जाम्पल लिख रहे हैं? शी वॉज एंग्री डैश हर कलीग्स। तो मेरे को बताओ यहां पे एट आएगा कि विद आएगा? बिल्कुल, कलीग्स के ऊपर गुस्सा है तो यहां पे क्या आएगा? विद आएगा। क्या आएगा? विद आएगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ ना? अब मैं अगर दूसरी एग्जांपल लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? आई एम एंग्री डैश हिज बिहेवियर। तो अभी आपको बताया कि अगर लिविंग थिंग है या फिर पर्सन है कोई, तो वहां के साथ हम क्या यूज करेंगे? विद का यूज करेंगे। और अगर हम गुस्सा किसी के बिहेवियर को देखकर या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग के ऊपर है तो वहां पे क्या आएगा? एट आएगा, ठीक है। समझ में आना? तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आपने ये 10 रूल्स अच्छे से देखने, अच्छे से सीखने हैं, ठीक है ना। फिर अगली वीडियो में हम वापिस से और रूल्स लेकर आएंगे जो आपको एग्जाम क्रैक करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन पसंद आया। कल वापिस से नई वीडियो में मिलेंगे, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।